हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के जीके साइंस के क्वेश्चन, जिसमें दोस्त हम लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज आपका टारगेट 70 क्वेश्चन में से 50 रहने वाला है। डेली साथियों आपको क्लास में टारगेट देते हैं कि आपको इतने क्वेश्चन में से इतना करना है, डेली का डेली क्लास में, वो भी 3-3 क्लास में। तो आज साथी आपका टारगेट 70 क्वेश्चन करना है, 50 क्वेश्चन सही करना है। ओके, तो आज भाई देखिए आपका 3 फरवरी है, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको याद दिला रहे हैं कि यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके फॉर्म भरिए। तभी देखिए यहाँ पे हमने टारगेट भी लिख दिया है 22 फरवरी तक, क्योंकि ग्रुप डी का लास्ट डेट 22 फरवरी है। आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, जो लोग ने अभी फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए साथी फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। दोस्त एक सिंपल 10th पास पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ओके दोस्त, तो सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए इसका, जिसमें साथी सबसे अधिक क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है जो कि 30 क्वेश्चन, साइंस के दोस्त 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, और जीके जीएस करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और 1.5 घंटे का साथी समय रहेगा आपके पास ये पेपर को हल करने के लिए, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, जिसमें साथी 1/3 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, याद रखिए दोस्त। ओके, तो चलिए डेली का डेली क्लास जैसे हम करते हैं, आज भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से एक दिन और हम साथी अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से करते हैं। ओके, डेली क्लास सुबह 8 बजे हम इसमें प्रोवाइड करें, और 11:30 AM पे, और शाम को 7 PM पे। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आपका कट ऑफ के ऊपर स्कोर बना या नहीं, ये लास्ट में स्कोर हमें जरूर बताइएगा। देखिए, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल बेसिक सवाल कर रहे हैं साथी, आज भी बिल्कुल बेसिक सवाल करेंगे। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। पुष्कर मेले को किस नाम से भी जाना जाता है? तो पुष्कर मेले को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए दोस्त, तो ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 70 क्वेश्चन करना है, तो टाइम को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, तो बस आपको साथ देना है, हर एक क्वेश्चन को याद लेकिन करना है भाई। ओके, इसका PDF हम डालेंगे साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए इसको। ओके, देखिए एक पौधे को कोशिका की भित्ति किससे निर्मित होती है? तो भाई एक पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे निर्मित होती है? तो सेलुलोज से होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने शासनकाल में भारत का दौरा किया था। उस टाइम कौन था? तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए। तो याद रखिए नीलगिरी की। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति संबंधित है? तो भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति संबंधित है? राइट आंसर दीजिए। तो दोस्त याद रखिए अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच ये संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 8 क्या दिया है? निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भाई इस समय आपको मालूम होगा जो हमारी क्लास डेली सुबह 8 बजे 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे हम दे रहे हैं, वो साथ ही 2018 प्लस 2019 में जो आपका पेपर हुआ था, यानी 2019 में वैकेंसी आई थी लेकिन जाके पेपर 2022 में हुआ था। तो उसी के साथ ही हमें टारगेट बना कर चलें कि 22 फरवरी तक हर एक शिफ्ट का 2018-2019 का
प्रश्नों को हल करना है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करना है। उसके बाद साथ ही जब 22 फरवरी के बाद आपका पेपर एंड हो जाएगा, यानी साथ ही नोटिफिकेशन एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपनी तैयारी करना है। इसमें हम लोग क्या बना है कि कम से कम 10 से 12 हज़ार भाइयों को ऐड करना है और अपनी तैयारी एक साथ करना है। ओके दोस्तों, आप लोग नोटिफिकेशन भाई जरूर ऑन कीजिएगा। ओके बिल्कुल। तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, न तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, न तो प्रधानमंत्री, न तो उपराष्ट्रपति, तो भाई इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं इनको पद कोई नहीं दिलाता है। ओके, तो इनको इसकी शपथ दिलाई नहीं जाती है। याद रखिए, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये केवल अपनी भाई जो इस्तीफा देते हैं ना, वो उपाध्यक्ष साहब को जाकर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था? तो भाई 1856 में किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 10 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो वह कौन सी पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो दोस्त याद रखिए, तमिल भाषा थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नहीं है? तो दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी का कौन सा संयोजन सही नहीं बैठ रहा है? कौन सा शासक कौन से नाम से नहीं बैठ रहा है, ये आप लोग बताइए। तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, भाई पहला ही ऑप्शन, ये भाई संयोजन सही नहीं है। याद रखिए, जो दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक थे ना, ये अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, ये दोनों नहीं थे भाई। तो ऑप्शन पहला ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इल्तुतमिश बलबन बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक, ये दोनों साथी आपका सही है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। और साथी आपको एनालिसिस भी करना है कि पिछले वर्ष रेलवे एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए थे। यदि आपने 2024 का रेलवे का कोई एग्जाम के एनालिसिस किया होगा, चाहे आपका पहले देखिए एएलपी का स्टार्ट हुआ था 24 नवंबर से, उसके बाद साथ ही आपका जेई का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, तो बिल्कुल जैसे पिछले वर्ष में सवाल पूछे गए थे, बिल्कुल सेम दोस्त इसी बार भी वैसे ही सवाल पूछे गए थे। तो बिल्कुल पिछले वर्ष का पैटर्न फॉलो करा है, तो भाई यही उम्मीद लगाया जा सकता है। अभी आरपीएफ आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 2 मार्च से ना, उसके बेसिस पे हम देखेंगे सवाल कैसे पूछे गए थे, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आप पिछले वर्ष पे पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल आइडिया हम लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है, बताइए। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक कौन है? तो दोस्त याद रखिए, प्रवासन है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती संबंधित है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। भाई महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे? तो भाई 1924 में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 1924 में कहाँ के भाई? जब कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था, तो पहली बार इन्होंने साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में एक बार अपने पद पे रहे थे, केवल एक बार। कहाँ पर? कर्नाटक के जो बेलगाम में साथी आपका हुआ था अधिवेशन, तो उसमें हुआ था 1924 में। ये ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा आप लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें पाए गए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ में किसमें पाए गए हैं? तो दोस्त ये यजुर्वेद में पाए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी लोग। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है?
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्त उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? भाई देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन याद भी करना है, ऐसा नहीं कि आप याद नहीं करेंगे, आपको याद करना है, क्योंकि धीरे धीरे साथी ऐसे ही हम लोग बढ़ते चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम साथी देखिए कम से कम 2 से 3 4 से 5 महीने में आपका हो सकता है साथी, क्योंकि रेलवे भाई बहुत जल्दी हर एग्ज़ाम करा रहा है, तो उसमें भी साथी टाइम नहीं लगेगा, तो धीरे धीरे तैयारी करेंगे, क्योंकि देखिए पूरा सब्जेक्ट को हमें कवर करना है, इसमें मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है, साइंस भी करना है, जीके जीएस आपका भी करना है, प्लस करंट अफेयर को भी देखना है। तो साथ ही आप डेली का डेली जरूर क्लास कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को याद भी करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, इस पुस्तक के लेखक अशोक कुमार भट्टाचार्य हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है? ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है बताइए? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति नहीं है? तो इनमें से कालिदास की कृति पहले देखिए कौन कौन सी है। एक तो कुमार संभवम इन्हीं की है, मेघदूतम भी इन्हीं की है, विक्रमोर्वशी भी इन्हीं की है, कामसूत्र, कामसूत्र प्लस एक न्याय सूत्र, ये किसकी है? क्या आप लोग बता सकते हैं हमें? बताइए किसकी है? कामसूत्र प्लस न्याय सूत्र एक ही लोगों का है, तो भाई भास्य जी की है। किसकी? भास्य जी की है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ऐड करता है? तो भाई कौन सा नहर? पनामा नहर। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? बताइए, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर किस राज्य में पड़ता है? आप लोग राइट आंसर उस राज्य का कमेंट करके बताइएगा, नाम बताइए। काफ़ी जी सवाल है दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहरी नगरी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी सभ्यता अपनी शहरी नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है? भाई थी सिंधु घाटी सभ्यता था, आपको मालूम होना चाहिए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था दोस्त? तो लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था मेरे भाई। ऑप्शन है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का दिया है, क्योटो प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? तो भाई ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो भाई याद रखिए बुइया। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? अब्दुल करीम खान जो थे हिंदुस्तान संगीत के, ये किस घराने के प्रतिपादक थे? बताइए। तो याद रखिए किराना घराने से थे। डी ऑप्शन क्या हो रहा है इस साल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो भाई उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप याद भी कर रहे होंगे, और अपने दोस्तों में इस सेशन को जरा साथी जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए तो भाई केवल नोटिफिकेशन आपको ऑन करना है, लाइक जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि बिल्कुल सेम टाइम पे सेम डे आपको लगातार क्लास हम प्रोवाइड कर पाते हैं। ओके दोस्त, तो 9 डिग्री चैनल ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो भाई याद रखिए लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो भाई याद रखिए हम्पी में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है दोस्त? तो याद रखिए छोटी आंत है। काफ़ी कंफ्यूज हो चुके होंगे इस सवाल पे, छोटी आंत कैसे हो सकती है पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग? तो बिल्कुल साथी छोटी आंत है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भाई याद रखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या दिया है? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भाई 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो जस्ट 6 साल बाद पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। आपसे सवाल पूछता है कि बांग्लादेश किस वर्ष में आज़ाद हुआ और किस देश से? तो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ 1971 में। आप देखेंगे क्रिकेट जब मैच होता है पाकिस्तान और दोस्त बांग्लादेश का तो कितना कट्टर का मैच होता है ना। तो याद रखिएगा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को का था और उसने रेहला लिखी थी? भाई कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को का था और उसने रेहला लिखी थी? हमने आपको बताया था वो किसके शासनकाल में आया था, जो मोरक्को यात्री था इब्न बतूता आया था ना। तो देखिए इसने साथ ही रेहला भी लिखी थी पुस्तक। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? तो भाई चंदहुदड़ो है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है? तो भाई पारे का मिश्र धातु कौन है इनमें से? तो अमलगम है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 36 बताइए। किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? तो किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? तो किस मंडल में? तो दोस्त याद रखिए तापमंडल में। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा इस सवाल का आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था तो किसे साथ ही बताइए, किस आदेश पत्र को? तो भाई याद रखिए केवल इसमें एक ही आदेश पत्र जो कि ऊट का आदेश पत्र जो कि 1854 का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 38। निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? भारत के डायमंड सिटी के रूप में आप किसे जानते हैं बताइए, सोचिए। तो डायमंड सिटी भाई सूरत है। डायमंड सिटी सूरत ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी पहले देखिए, यदि आपको याद होगा ये सवाल साथी कई बार आपके सामने आए होंगे। बताइए, बिल्कुल सेम सवाल सेम ऑप्शन के साथ आए होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होती है? तो एक तीस्ता होती है, सियांग होती है, मानस होती है, लेकिन दोस्त टोंस नहीं होती। ये आपकी उत्तराखंड के साइड बहरलगांव आपका एक उत्तराखंड में पड़ता है ना, वहाँ से बहती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, टोन्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्त याद रखिए लॉर्ड इरविन थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41।
निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला था? तो कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला था, बताइए दोस्त। तो ऑस्ट्रेलिया देश ऐसा करने वाला पहला देश बना था जो कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला बना था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि वर्तमान में भारत में आप कितने वर्ष के होंगे तो आप वोट देने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल है? बताइए कमेंट बॉक्स में कितना इसमें मिनिमम आयु है कि आप मत दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए इस सवाल का राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं? तो दोस्त याद रखिए 29 विषय हैं। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या दिया है? तो भाई आपका इस बार जो वैकेंसी आई है 32,438 पदों पे ये आपकी अप्लाई से फॉर्म हो रहे हैं, आपका एग्जाम हो गया। लेकिन साथ ही आपको घबराने की जरूरत नहीं भाई, देखिए कन्फर्म 110% ये साथी वैकेंसी इंक्रीज करेगी। जैसे एएलपी की फॉर्म आई थी कुछ महीने बाद एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, तो भाई ये भी पद इंक्रीज होने वाली। तो साथी सेफ जोन देखकर और डेंजर जोन देखकर आप लोग फॉर्म भरिए। तो साथी देखिए ये आपका 32,438 पोस्ट पे एग्जाम होने वाली है। तो जिस भी जोन में आप इस टाइम फॉर्म भरेंगे ना मेरे भाई, आपको उस जोन में अभी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये आपका जब आपका फाइनल होता है ना, जैसे आपका फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तब आपको उस जोन में जाना पड़ेगा। उस दिन आपको उस जोन में जाना पड़ेगा जो जोन आपने अभी सिलेक्ट किया होगा। अभी आपका एग्ज़ाम साथी आपके प्रेजेंट एड्रेस को देखकर ही आपके दूसरे सिटी में बस आपका एग्ज़ाम हो जाता है, अगल बगल। ये नहीं कि जिस जोन में भरे आपको वही अभी एग्ज़ाम देना वहीं पे जाने पड़ेगा, नहीं भाई, आपको केवल लास्ट में जाना पड़ता है वहाँ पे। ये बात याद रखिए, काफ़ी तो इसलिए उस जोन में फॉर्म नहीं भरते हैं। ओके, याद रखिएगा। बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी थी, तो बाणभट्ट ने सती किस राजा की जीवनी लिखी थी? तो दोस्त याद रखिए हर्षवर्धन की। ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 44 खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो कौन सा थी खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो दोस्त मेडुला। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? तो दोस्त अनुच्छेद 149 में डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या दिया है? भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी? बताइए भारत में आवर्ती योजना कब स्टार्ट की गई थी, किस वर्ष स्टार्ट की गई थी आवर्ती योजना, वो भी इंडिया में? तो 1978 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 47 हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है। तो हिमालय दोस्तों किस पहाड़ों का एक उदाहरण है? तो दोस्त हिमालय जो है ये वलित पहाड़ों का एक उदाहरण है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? बताइए भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्त याद रखिएगा 1951 में। सी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 49 मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताइए दोस्त। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भाई ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या दिया है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का पोजीशन आपसे पूछ रहा है, कौन सा पोजीशन था? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा 8वां पोजीशन था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। 50 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। टारगेट आपका 70 क्वेश्चन में से भाई 50 क्वेश्चन सही करना है आज के सेशन में, आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव यानी रानी का स्टेप वेल किस नदी किनारे स्थित है? हम आपको बता दें रानी की वाव ये गुजरात राज्य में स्थित है, लेकिन आपसे पूछा किस नदी किनारे स्थित है।
तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही क्या आप जो सरस्वती पूजा था, बसंत पंचमी था, आप लोगों ने कल ही मना लिया कि आज मना रहे? क्या भाई 2 दिन का हर एक त्यौहार हो जा रहा है, जिससे कल भी कहीं मनाया जा रहा है और आज भी कहीं मनाया जा रहा है। तो आप लोग बताइए आपके साइड किस तारीख को मनाया गया, कल ही या आज मनाया जा रहा है? ज़रूर बताइएगा। ओके, ऐसे अब हमें भी मालूम हो जाएगा और सबको मालूम हो जाता है, ऐसे तभी तो जानकारी होगी कि वहाँ आपके मतलब आपकी जगह कब मनाया गया, आपकी जगह का, ऐसे तो सबको मालूम हो जाएगा ना। तो 2 दिन का त्यौहार है, ये भी हो चुका है। हर एक त्यौहार भाई 2 दिन का होगा है, आपको तो मालूम होगा। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? यौगिक CaOCl2 का नाम सामान्य नाम क्या है बताइए? तो भाई विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्त फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 54। किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होती है? तो किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होती है? तो दोस्त याद रखिए AB में नहीं होते हैं। जो आपका AB रक्त समूह है ना, इसमें प्रतिरक्षी नहीं होती। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 55 बताइए। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आपका दोस्त करंट अफेयर के सवाल हैं। बताइए फीफा विश्व कप जो 2026 में होने वाली है, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? किस किस देश में? 3 देश में किया जाएगा भाई। 2026 वाला फीफा विश्व कप बहुत ही तगड़ा गेम होता है फुटबॉल का। बताइए किस देश में आयोजन होगा 2026 वाला? तो एक तो अमेरिका में होगा, कनाडा में, मैक्सिको में। ये 3 देशों में होगा भाई, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 56 क्या दिया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? बताइए, राइट आंसर दीजिए। तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? बताइए। तो भाई अनुच्छेद 60 है। बी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे दोस्त? तो भाई लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 59। विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम संबंधित है? ये फिजिक्स के क्वेश्चन है भाई। इससे तो एक न्यूमेरिकल भी आपके साइंस के क्वेश्चन में आएंगे। जो 25 क्वेश्चन आएंगे ना भाई, कम से कम यदि आपने 2022 का पेपर साइंस का देखा होगा भाई, एक एक शिफ्ट में भाई कम से कम 4 से 5 सवाल न्यूमेरिकल आ रहे थे डायरेक्ट आपके फॉर्मूले बेसिस पे। तो किरचॉफ के नियम किससे संबंधित होते हैं भाई? ये विद्युत परिपथ से होते हैं। केवल I1 I2 होता है साथ ही ना। अब ये नियम पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? यदि साथी आपको नेपाल जाएंगे ना, तो भाई आप बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के ऊपर से जाएंगे। जो पायलट होते हैं ना, जो आम पायलट, जैसे कि आपको भारत से मान लीजिए मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है, चेन्नई जाना है, मान लीजिए आप पायलट हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो भाई कोई भी वो जो लोको पायलट है वो चला जाता है। लेकिन जो भाई नेपाल में जाता है भारत से ना, वो बिल्कुल भाई ब्रिलियंट होता है, क्योंकि उसको भाई माउंट एवरेस्ट के ऊपर से ले जाना पड़ता है, बहुत सेफ के साथ, बहुत प्रोटेक्शन के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके के साथ। तो वो साथी बहुत ही आपका ट्रेंड वाला रहता है। तो कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? तो कंचनजंगा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 61। शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 61 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को
किसके द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? कौन सा संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को? बताइए। तो भाई जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसके द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 63। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्त याद रखिए निक्षेपण है। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 64 क्या दिया है? क्षारीय धातुओं को आधुनिक सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातुओं को आधुनिक सारणी में किस समूह में रखा गया है बताइए। तो दोस्त याद रखिएगा पहले समूह में रखा गया है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल चेक करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65। 49वीं समानांतर रेखा ये किसके बीच की सीमा है? तो दोस्त जो 49वीं समानांतर रेखा है ये किसके बीच की सीमा है बताइए। किस देश के बीच की सीमा है 49वीं समानांतर रेखा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है? जो कनिष्क के दरबार में रहते थे किसने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना की? बताइए। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे और इसने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना की, तो किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया? बताइए। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया? तो भाई 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। बी ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 68। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो भाई दिखने का है, कल हमने ये सवाल शायद कराया था आपको। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 69। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन है? भारत में खनिजों के मामले में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है बताइए। तो दोस्त छोटा नागपुर पठार है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया आपका? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्त बताइए। गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर या फेरोमीटर? तो किस उपकरण का पता किया जाता है किस उपकरण से? तो भाई गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज की 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। तो बताइए आपका इन 70 में से 50 क्वेश्चन सही हुआ या नहीं? बताइए टारगेट पूरा हुआ या नहीं? कट ऑफ के ऊपर आप पहुंच पाए नहीं? तो उम्मीद करूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा। आपने हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से याद किया होगा। ओके इसका PDF साथ ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप जाके जरूर ज्वाइन कीजिए। उसको फ्री में डाउनलोड कीजिए, अपने से एक बार भाई प्रैक्टिस सेट के तौर पे जरूर लाइएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके और आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया, जो फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो भाई फॉर्म जाके सबसे पहले अप्लाई कीजिए। ओके कोई भी डाउट आपके मन में है तो ज़रूर पूछिए दोस्त, कोई भी एक बात का साथ ही हम जवाब देंगे, आप बस पूछिए। ओके तो चलिए इस सेशन के हिप साथ करते हैं। आप लोग चैनल पर नए तो दोस्त सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। ओके तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में 11:30 AM पे एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। सभी को जय हिंद।